एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनबी बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं आपका लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके एनसीईआरटी की हम पूरी की पूरी चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों कि किसी भी यूनिट के स्टार्टिंग में किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी जब लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिनसे मतलब हम ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं जानेंगे, जिनसे क्वेश्चन आ चुका है या आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसको हम सिर्फ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में रखा है, अर्नेस्ट मायर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, हम वही चीज़ें जानेंगे जिनसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, तो सबसे पहले कि इनके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले क्या दे रखता है कि इनको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, आपको स्टार मार्क करना है और इसको याद रखना है। ठीक है, कि जो हमारे अर्नेस्ट मायर हैं उनको क्या बोलते थे, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, अब आपको पता है डार्विन कौन है। आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का, तो आपको समझ आएगा कि इनका काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और लोग कितना इनको मानते थे। ठीक है, तो इनको कंपेयर किया गया कि ये क्या है, 20th सेंचुरी के डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, जो हम अभी स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, क्या कि इनको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। दूसरा, इन्होंने जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, इसको इन्होंने पायोनियर करा था। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, और बाकी आपको कुछ याद रहे या ना रहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि इनको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। दूसरा, इन्होंने जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, उसको इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखा है कि लिविंग के बारे में रखा है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब लिविंग वर्ल्ड की हम बातें करते हैं ना, तो हमें ये जानना होता है कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करेंगे, फिर लास्ट में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एज। ठीक है, तो अराउंड इसी टॉपिक्स के अराउंड ये पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो जब हम इसके आप जब चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट करोगे ना बच्चे, तो आपको दिखेगा जो ये फर्स्ट पैरा है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिनसे आपको लगभग क्वेश्चन पूछा जा सके या फिर क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, तो आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं इस पूरे पैराग्राफ को स्किप कर रही। ठीक है, हम वही टॉपिक पे ज़्यादा प्रिसाइज होकर पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम में, वहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, When we try to define living, जब हम एक लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कन्वेंशनली की बात करें। ठीक है, सुनो, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, है ना, कैरेक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, वो ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism। ठीक है, तो these are the characters जो कि हमारे माइंड में आता है जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या है, when we try to define a living we conventionally look for a distinctive characteristic exhibited by living organism। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। ठीक है, इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आप कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हो, कौन कौन से, लाइक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म हम इस चैप्टर के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, अब रेप्लिकेशन आपको पता होगा कि हम अपने जेनेटिक मटेरियल की अगर कॉपी बनाएं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज द रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल दो टाइप्स कर सकते हैं, डीएनए, आरएनए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा सेल्फ ऑर्गेनाइज। ठीक है, खुद को ऑर्गेनाइजेशन, इंटरैक्ट होगा। ठीक है, इमर्जिंग टू दिस लिस्ट। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब इनके बारे में हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जिससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, खैर बहुत कॉमन सेंस चीज़ है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है क्या, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, इंक्रीज इन मास। ठीक है, मास का बढ़ना एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज होना, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको पता है ना कि नीट के एग्जाम में असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ जाता है। ठीक है, उसमें पूछ सकता है कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ग्रोथ के हमारे पास ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, क्या, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ
इंडिविजुअल, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे ग्रोथ के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम किसकी बात करें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, ठीक है। इनमें जो ये ग्रोथ है वो किसके थ्रू होगा, सेल डिवीजन के थ्रू होगा, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब हम बात करते हैं तो इनमें जो ये ग्रोथ होता है वो किसके थ्रू होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होगा, ठीक है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स, ठीक है। अब अगर प्लांट में भी बात करें, ठीक है, प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इनमें ये जो सेल डिवीजन होता है वो उनके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनके में क्या होता है, ये सेल डिवीजन होता रहता है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें तो उनकी जो ये ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से वो कुछ एज तक ही होगी, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कुछ एज तक ही ये सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू, ठीक है। अब मान लो कोई टिश्यू है, उसका कोई सेल डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया है, वहाँ पे भी सेल डिवीजन होगा ताकि वो उसको रिपेयर कर सके या रिप्लेस कर सके, है ना, समझा। नेक्स्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब जो जितने भी यूनिसेलर क्या होता है बच्चे, दो टर्म है, एक मल्टी सेलुलर, दूसरा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, यूनि मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारी, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो कैसे करते हैं, ये भी सेल डिवीजन से, मल्टी सेलुलर भी किससे करते थे, सेल डिवीजन से, ठीक है। नेक्स्ट, वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। अब बच्ची इन विट्रो क्या होता है, ठीक है। आपको पता होगा बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जिनको मतलब बेबी नहीं होता, ठीक है। तो कई सारी फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनको बेबी कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि ओवर में जो स्पर्म है उनका मीट नहीं हो पाता, जाइगोट वगैरह में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे कपल क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन करा के, या तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट थोड़ा सा एम्ब्रियो जब डेवलप होने लगता है 8 to 32 स्टेल, अगर बॉडी की मतलब जो फीमेल है उसकी बॉडी अगर बच्चे को मतलब क्या कर सकते हैं, सुटेबल कंडीशन मिलती है कि वो बच्चे को रख सके, ठीक है, ग्रोथ हो सके बच्चे की प्रॉपर, तो उसके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, या फिर सरोगेट मेथड आपने सुनी रखा होगा, ठीक है, सरोगेशी वगैरह करके वहाँ से मतलब बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो वही बात करें कि इन विट्रो आप देख सकते हो वहाँ पे नंबर ऑफ जो सेल्स उसको काउंट करके देख सकते हो कि वहाँ पे भी ग्रोथ कैसे हो रहा है, आपके सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, जितने भी मेजर मतलब ज़्यादा, ठीक है, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ठीक है, इनमें जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो, खैर ये कह सकते हो कि ऐसा लिखने का मतलब मीन्स क्या था कि जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। हाँ बच्चे, ये मतलब है तो अलग अलग चीज़ें, इतना कॉमन सेंस है, बट जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं ना तो ये जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो सेम प्रोसेस हो जाता है, एक सिनोनिमस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो दोनों के दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर, ठीक है। अब क्या है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, आपको ज़रूर ये याद होना चाहिए कि हमने क्या बोला था कि इंक्रीज इन अ बॉडी मास, ठीक है, जो बॉडी का मास है उसको भी हमने क्या किया था, कंसिडर किया था एज अ ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन अ बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, ठीक है। हमने क्या बोला कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, एक तो इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा इंक्रीज इन अ मास, ठीक है। तो बोला है कि आपने बोला कि इंक्रीज इन अ मास वो भी आपका एक क्राइटेरिया है ग्रोथ का, तो इसका मतलब नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहे होंगे क्योंकि उनका भी बॉडी मास बढ़ रहा है, ठीक है। इफ वी टेक इंक्रीज इन अ बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गए, ठीक है, बिल्डर्स हो गए एंड सैंड माउंट्स, इनका भी तो मास बढ़ रहा है, तो क्या मैं इनको भी बोलूँ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on their surface, ठीक है। अब ये जो नॉन लिविंग है इनमें ये ग्रोथ कैसे हो रहा है कि इनके सरफेस पे क्या हो रहा है, चीज़ें आकर अक्यूमुलेट होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। जैसे पर्वत है, ठीक है, अब देखो माउंट एवरेस्ट देखा था आपने, पहले उसकी हाइट कुछ थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है, क्यों, तो इसके ऊपर आके अक्यूमुलेशन हो रहा है, उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ आकर ऐड हो रहा है, तो उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसका मास बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। बट इसको हम लिविंग तो नहीं बोल सकते ना, लिविंग नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मतलब क्या हो रहा है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है, बट जो नॉन लिविंग में है ये ग्रोथ कहाँ पर है, उसके सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम लिविंग की बात करें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो ये ग्रोथ कहाँ से हो रही है, इनसाइड, ठीक है, ये सरफेस पे नहीं है, उसके अंदर से ग्रोथ हो रही है, इनसाइड ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर
कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से, क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बच्चे, आपके जो असर्शन, जो आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ना, उसमें ये पूछ सकता है कि जो ग्रोथ इनसाइड हो रहा है, क्या वो डिफाइनिंग फीचर्स है या नहीं, तो वो डिफाइनिंग फीचर बनेगा, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इज फ्रॉम इनसाइड। अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो उसको तो हम मानेंगे ना कि वो डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है, तो वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ठीक है। अब अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, क्या वो ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस से, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू।